Dear student, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is here social responsibilities of business towards employees. अब देखिए, कोई भी बिजनेस की जिम्मेदारियां अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी होती हैं। आप बोलेंगे वाई? देखिए, कोई भी बिजनेस एम्प्लॉयज़ के वजह से चलता है। कस्टमर तो इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, बट जितना इंपॉर्टेंट कस्टमर है उतना ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि आपके पास कस्टमर भी तभी आएगा जब आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे, जब आपके एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। अगर आपके एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे अच्छे, तो आपके पास कभी भी कस्टमर आने वाला नहीं है। तो मेक इट श्योर, अगर बिजनेस एम्प्लॉयज़ की वजह से चल रहा है तो बिजनेस की भी जिम्मेदारियाँ एम्प्लॉयज़ के लिए बनती हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करें। बिजनेस की भी कुछ जिम्मेदारियाँ जो हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले। एक बात याद रखिए, समझ के रखिए, जो मैंने आपको इस पेज में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। बिजनेस जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स की वजह से चलता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आपके एम्प्लॉयज़ की वजह से चलता है। और याद रखिए, एम्प्लॉय जो है एक इंसान है, उसकी अपनी खुद की डिग्निटी होती है, कुछ खुद की रिस्पेक्ट होती है। आपको उसकी रिस्पेक्ट करना है, उसकी डिग्निटी का सम्मान करना, अदरवाइज़ वो आपके यहाँ काम नहीं करेगा। और जब तक उसके और आपके बीच में एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मतलब आपसी मेल जोल नहीं होगा, एक दूसरे भरोसा नहीं होगा, तब तक बिजनेस सक्सेस होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ने हालांकि बहुत सारे लॉज भी बनाए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, बट स्टिल अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो आपके यहाँ बिजनेस आपका अच्छे से चलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो अब हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर यह है, हमें देखना है कि आखिर एक अच्छा बिजनेस अगर हमारा है तो हमारे बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या ध्यान देना चाहिए। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, क्या क्या जिम्मेदारी? सबसे पहला जॉब सिक्योरिटी, फेयर रेमुनेशन, अच्छा वर्किंग कंडीशन, उसके हेल्थ का ध्यान देना, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट अगर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसमें वर्कर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उनको काम बताना सिखाना। प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर, अगर उनके प्रॉब्लम है कुछ तो सॉल्व करना। उनका ट्रेड यूनियन बनाना और उनके करियर में प्रमोशन और उनकी अपॉर्चुनिटी का ध्यान देना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहला है जॉब सिक्योरिटी। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए यह है कि वह यह जानना चाहता है कि उसका यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं। अब जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है परमानेंट। अभी सिंपल बात मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करेंगे जो आपको पता नहीं है कभी भी वो गिर सकता है। आप उसमें रहना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो दैट कि कभी भी वो घर छोड़ के जाना पड़ सकता है आपको, तो आप कभी भी रहना पसंद नहीं करेंगे। आप ऐसा घर ढूंढते हैं जहाँ आप हमेशा रह सकें। सेम उसी तरीके से एक एम्प्लॉयज़ होता है। कोई भी एम्प्लॉयज़ ऐसा जॉब पसंद नहीं करेगा जहाँ पे उसे लंबे समय तक टेम्पररी काम करना पड़े। वह हमेशा चाहता है कि उसे परमानेंट कर दिया जाए। परमानेंट का मतलब यह है कि उसे जॉब से निकाला ना जाए कभी भी। तो हमेशा आपकी पहली जिम्मेदारी एक ये बनती है कि अगर आपका एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम करता है तो ठीक है। अब आप बोलेंगे सर पहले ही हम परमानेंट कैसे कर सकते हैं, पता नहीं वो अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा। ओके, आप उसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का प्रोबेशनरी पीरियड मतलब टेस्टिंग पीरियड दे के रखो। देखो, चेक करो, अगर वो बराबर काम करे तो आप उसे परमानेंट कर दो। देखिए क्या होता है फ़ायदा परमानेंट करने की वजह से। सबसे पहला फ़ायदा यह कि आपका एम्प्लॉयज़ काम छोड़ के नहीं जाता है, जिससे कि आपका बार बार लेबर टर्नओवर नहीं होता है। दूसरा फ़ायदा, अगर उसको पता है वो फिक्स है कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी को अपना समझ के काम करेगा, पूरे डेडिकेशन और मोटिवेशन। डेडिकेशन मतलब समर्पण, मोटिवेशन मतलब उत्साह के साथ काम करेगा। अगर वो परमानेंट नहीं है तो उसको पता है यार, पता नहीं यार कल किसी और कंपनी में जाना पड़ेगा, तो फिर वो कभी भी अच्छे से काम करेगा नहीं। तो याद रखिए, अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ का डेडिकेशन लेना है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ का वी कैन से दैट कि अपना उनका पूरा मोटिवेशन लेना है, तो आपको उनको जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। आप नीचे पिक में देख सकते हैं, आप उसे हमेशा लॉक कर दो अपने यहाँ। लॉक मतलब उसे हमेशा अपने यहाँ परमानेंट कर दो ताकि वो कहीं छोड़ के जाए ना। सी दैट सम कंपनीज एम्प्लॉय वर्कर ऑन टेम्पररी फॉर लॉन्ग पीरियड। कुछ कंपनीज वर्कर को लंबे समय तक टेम्पररी पे रखती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। द एम्प्लॉयज शुड नॉट बी केप्ट ऑन टेम्पररी बेसिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। वर्कर्स विल वर्क विद डेडिकेशन इफ दे आर मेड परमानेंट। वर्कर कब आपके यहाँ डेडिकेशन मतलब पूरे समर्पण से काम करेंगे, जब आप उन्हें परमानेंट कर देंगे तब। जब तक आप उन्हें परमानेंट नहीं करेंगे वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, कोई और जॉब ढूंढते रहेंगे। तो इस पॉइंट का सिंपल मतलब है एक लाइन में कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा लंबे समय तक टेम्पररी पे नहीं रखना है, परमानेंट कर देना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फेयर रेमुनेशन एंड अलाउंसेस। फेयर रेमुनेशन एंड अलाउंसेस का मतलब उचित पगार। उससे आप उचित पगार दीजिए, उचित पेमेंट दीजिए। सिंपल बात है, हर वर्कर अपने पेट के लिए कमाता है, पैसे के लिए कमाता है। अगर आप उसे पैसा नहीं देंगे तो अच्छे से काम करेगा नहीं। इट्स लाइक योर
बाइक एंड पेट्रोल। आपके पास कितनी भी अच्छी बाइक हो, लेकिन अगर आपने उसके अंदर प्रॉपर अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल नहीं डाला तो आपकी बाइक खराब हो जाएगी। सेम एम्प्लॉयज़ इज ऑल्सो देयर, अगर आपने उन्हें सही उचित पगार नहीं दिया तो आपके यहाँ अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना चाहते हैं, अच्छे से काम करवाना चाहते हैं, तो आप उन्हें समय समय पर इंक्रीमेंट दें। इंक्रीमेंट का मतलब होता है पगार बढ़ाएं। इंसेंटिव दें, इंसेंटिव का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा ऊपर से देने का, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देने का। बोनस दें समय समय पे अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो। उसके अलावा अगर समझो कभी कभार कंपनी में क्या होता है कि कभी कभार एक्स्ट्रा काम रहता है, तो जिसको हम बोलते हैं ओवर टाइम करना, तो ओवर टाइम आप करवाते हो, कोई दिक्कत नहीं, करवाओ। ओवर टाइम करवाने में कोई दिक्कत नहीं भाई, कंपनी को अच्छा काम कर रही है, कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डर मिला है तो कंपनी करेगी ओवर टाइम। बट आपको जब आप एक्स्ट्रा काम करवा के लेते हैं, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है एज ए कंपनी ओनर, तो आप जब एक्स्ट्रा काम उससे करवा के लेते तो आप ऐसा मत करें कि उसको धमकी दें, ए तू आज एक्स्ट्रा काम नहीं 2 घंटा करके अगर मैं तुझे कल जॉब से निकाल दूंगा, तेरा पगार करा, नो, लाइक नॉट दिस। आपको उल्टा उसको ओवर टाइम करता था, आपको उसको एक्स्ट्रा पगार देना हो। अगली बार वो खुद बोलेगा साहब आज कुछ ओवर टाइम करने के लिए है क्या, वो अगली बार आपसे एक्स्ट्रा पूछेगा, एक्स्ट्रा वो खुद करके जाएगा और डेडिकेशन से वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका पगार मिलता है। तो याद रखिए, आपको फेयर रेम्युनरेशन अपने वर्कर को देना चाहिए। फेयर रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है? फेयर रेम्युनरेशन का मतलब नॉर्मल जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट चल रहा है, जो मार्केट का रेट चल रहा है, आपको उतना रेट उनको देना है, ना उससे बहुत ज़्यादा ना उससे बहुत कम। A business must pay adequate wages. Adequate मतलब होता है उचित। Adequate wages and other incentive like bonus, overtime allowances, etc. आपको उसको overtime देना है, बोनस देना है। The wages and allowances should be as per the prevailing market rate. prevailing मतलब जो चल रहा है, जो wages and allowances वो क्या होना चाहिए? मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए। There should be provision for incentive and increments for better परफॉर्मेंस। कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, कंपनी के बेटर परफॉर्मेंस के लिए उनको इंसेंटिव देना जरूरी है, इंक्रीमेंट देना जरूरी है। खाली आप कमा के बैठेंगे एज ए ओनर तो एम्प्लॉयज़ भी क्या बोलेगा, देख हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रॉफिट तो इसको होता है खाली। इट्स टू नॉट बी लाइक दिस। एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगना चाहिए कि यार कंपनी को प्रॉफिट होगा ना तो अपने को एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, अपने को एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, तो अपन अच्छे से काम करने का। अदरवाइज़ क्या होगा, खाली आप सब खा के बैठोगे तो सिंपल सोचेगा यार ये तो खाली इसको ही मिलता है। तो सिंपल मतलब है अपने एम्प्लॉयज़ को आपको क्या करना है, उचित पगार देना है, ओवर टाइम देना है, जो भी ज़रूरत है। नेक्स्ट, गुड वर्किंग कंडीशन। मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। आप किसी के घर पे गए, वहाँ पे उसने आपको कहीं ऐसी जगह रखा जहाँ पे पूरा कचरा है, पीने के लिए पानी नहीं है, सांस लेने के लिए हवा नहीं है प्रॉपर, अंधेरा है हर तरफ, आपको अच्छा लगेगा? डेफिनेटली योर आंसर विल बी नो। सिमिलरली अगर आप कंपनी में आप अपने वर्कर से काम करवाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप उनसे काम करवा रहे हो वहाँ का वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन होता है माहौल। माहौल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। माहौल का मतलब ये होता है प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। लाइटिंग मतलब आप देखो लेफ्ट साइड में आप नीचे पिक में देख सकते हैं, अच्छा लाइटिंग का बंदोबस्त होना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से दिखे, उनकी आँख खराब ना हो। वेंटिलेशन, हवा आने जाने का बंदोबस्त होना चाहिए, या फिर बेटर इज देयर कि एसी लगवा दो तो बेटर है। ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी का बंदोबस्त होना चाहिए। किसी भी तरीके का पॉल्यूशन ना, पॉल्यूशन समझते हैं आप लोग, प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन ना हो, पता चला धुआं निकल रहा है हर जगह से, एम्प्लॉयज़ बीमार हो जाएगा। वाटर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। साउंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन मतलब कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसी मशीनरीज का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें आवाज़ कम से कम हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, लगातार अगर वर्कर लंबे समय तक काम करेगा तो टायर्ड हो जाएगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर वर्किंग आवर रखना है। प्रॉपर वर्किंग आवर का मतलब होता है जैसे आपका समझ लो, अज्यूम दैट कि आपका 8 आवर्स का वर्किंग है, तो आप उसे 2 घंटे के बाद, फर्स्ट 2 आवर्स के बाद आप उसे चाय पीने के लिए दे सकते हैं। चाय पीने का ब्रेक 10 मिनट्स का दे सकते हैं। अगेन आफ्टर 2 आवर्स आप क्या कर सकते हैं, उसको लंच ब्रेक दे सकते हैं। अगेन आफ्टर 2 आवर्स यू कैन गिव देम टी ब्रेक। इससे क्या होता है, वो लोग हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। अदरवाइज अगर आप कंटिन्यूसली लंबे समय तक काम करवाओगे ना, दे विल टायर्ड एंड फाइनली दे कैन नॉट डू एनीथिंग आफ्टर 4 आवर्स। 4 घंटे के बाद वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो उसके बाद कोई मतलब नहीं गिरता है। बेटर इज देयर कि उनको समय समय में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक वगैरह देते रहो, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, जिससे कि वो पूरा एनर्जी के साथ रिटर्न आए। सी दैट द एम्प्लॉयज़ शुड बी प्रोवाइडेड विद द गुड वर्किंग कंडीशन। आपको एम्प्लॉयज़ को अच्छा वर्किंग कंडीशन देना है, जैसे लाइटिंग का, वेंटिलेशन मतलब साफ़ सफाई का, ड्रिंकिंग वाटर का। नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू अवॉइड एयर वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन। आपको एयर वाटर और नॉइस पॉल्यूशन को अवॉइड करना है। एंड जो भी आपका वर्किंग आवर है प्रॉपर होना चाहिए। आप 16 घंटे का काम रखेंगे तो नहीं चलेगा। दैट इज़ नॉर्मल 8 एंड 10 आवर्स वर्क होना चाहिए विथ लंच ब्रेक। लंच ब्रेक का मतलब आपको बीच में बराबर खाने का, चाय का, सब ब्रेक वगैरह मिलना चाहिए। तो इस स्लाइड का सिंपल सा मतलब है आपका जो वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, लाइट, पानी, साफ़ सफाई सब बंदोबस्त होना चाहिए, वर्किंग आवर्स प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट,
प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप बारिश में जब बाहर जाते हो, आपकी मम्मी आपको छतरी देती है, ले बेटा नहीं तो बारिश में भीग जाएगा। ठंडी में बाहर जाते हो तो आपकी मम्मी आपको स्वेटर देती है पहनने के लिए, राइट। उसी तरीके से आप एज अ बिजनेसमैन, आपके एम्प्लॉय जो भी बिजनेस में जो भी काम करते हैं, आपको उनकी सेफ्टी का, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान देना है। भाई आज एम्प्लॉयज़ अगर सेफ रहेगा तभी तो कल काम के लिए आ पाएगा। आज अगर वो इंजर्ड हो गया तो कल का काम तो हमारा वैसे ही बंद हो जाना है। तो मेक इट श्योर कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का, उनके हेल्थ का पूरा ध्यान दें। आपका एम्प्लॉयज़ हेल्दी रहेगा तो ही वो अच्छा काम कर पाएगा। अगर वो बार बार बीमार पड़ेगा तो कभी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। लाइक दिस, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन फील्ड में, आपने देखा अगर आपने उनको कंस्ट्रक्शन फील्ड पे काम दिया है तो आपको उनको कैप देना चाहिए। या फिर आप समझो कोई या फिर आप उनको बिल्डिंग वगैरह पे काम करते हैं, यू नो दैट कि उनको बेल्ट आता है, सेफ्टी बेल्ट जो रस्सी का होता है, वो लोग पहन के उसके ऊपर काम करते हैं। बाई चांस अगर उनका हाथ स्लिप भी हुआ तो उनको नीचे गिरने वाले नहीं हैं। अगर आपका कोई जहरीली गैसेस वगैरह की चीज़ें हैं तो आप उनको मास्क दीजिए, ऐसा कुछ है। या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काम है तो उनको हैंड ग्लव्स वगैरह दीजिए जिससे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी ना हो। सेफ्टी जैकेट वगैरह का बंदोबस्त करके दीजिए। तो द थिंग शुड बी समथिंग लाइक दिस। देखिए आपको नीचे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो एज अ बिजनेसमैन आपको अपने वर्कर को सेफ्टी के तौर पे देना है। कब? जब कोई भी बिजनेस, कोई भी काम उनके वर्कर के हेल्थ और सेफ्टी के लिए ख़तरनाक हो तो उनका ध्यान देना एक बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है। सारी फैसिलिटीज़ उनको देनी चाहिए, मेडिकल की फैसिलिटी देनी चाहिए, कैंटीन की फैसिलिटी देनी चाहिए, खाने पीने की। अदरवाइज वो खाएंगे पिएंगे नहीं प्रॉपर तो वापस बीमार पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने मशीनरीज़ का प्रॉपर मेंटेनेंस कराएं। क्योंकि अगर आपकी मशीनरी मेंटेन नहीं रहेंगी तो आप आपके वर्कर को इंजर्ड कर सकती हैं। क्योंकि मशीनरी मेंटेन नहीं है तो कभी उसका कुछ पार्ट निकल जाएगा, कोई पार्ट निकल के किसी में वर्कर को लग गया, वो इंजर्ड हो जाएगा। तो आपको अपने मशीनरी वगैरह को प्रॉपरली मेंटेन रखना जरूरी है। सी दैट बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज़। बिजनेस को हेल्थ और लाइफ एम्प्लॉयज़ का मेंटेन रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैंटीन फैसिलिटीज़, मेडिकल की फैसिलिटी एज वेल एज प्रॉपर सैनिटेशन में साफ़ सफाई उसको वर्कर को प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो वर्कर बीमार पड़ जाएगा। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड प्रीमाइसेस मस्ट बी डन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। आपको अगर एक्सीडेंट को रोकना है, प्रिवेंट करना है, दूर करना है तो आपको मशीनरीज का प्रॉपर मेंटेनेंस करना है। प्रीमाइसेस का, प्रीमाइसेस मतलब जिस जगह पे वो काम करते पता चला वो काम कर रहे हैं, ऊपर से स्लैब गिरा, 10 वर्कर मर गए। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो आपका जो भी प्रीमाइसेस है, जो भी मशीनरीज है, उनका सबका आपको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। तो इन शॉर्ट सिंपल स्लाइड का मतलब है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ खतरनाक है तो उसके बदले में उनको कोई सेफ्टी मेजर्स देना चाहिए, लाइक ग्लव्स और हैट, ऐसा कुछ भी उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन तो हिस्सेदारी। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने आजकल की मूवीज़ में ज़्यादातर देखा होगा, वो हीरोइन के माँ बाप बोलते हैं बेटा तुमको उनसे शादी करनी या किसी से शादी करनी। हीरोइन बोलती है पप्पा मम्मी मैं उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजार लूँ जिसको मैं जानती नहीं। मतलब वो चाहती है कि जब भी कोई डिसीजन उसके बारे में लिया जा रहा है तो उससे भी उस डिसीजन के बारे में पूछा जाए ताकि वो अपनी भी राय दे सके, वो भी बता सके उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो सेम थिंग इज़ हियर। अभी एक बिजनेस है जिसके अंदर कोई रूल बनता है, कोई पॉलिसी बनती है, आखिर उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होने वाले एम्प्लॉयज़ के ऊपर, आखिर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना एम्प्लॉयज़ को। तो एक बात ध्यान रखिए कि वर्कर को पार्टिसिपेशन देना ज़रूरी है, वर्कर से पूछना ज़रूरी है कि भाई ये पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं कैसी है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई चेंजेस करना है। याद रखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको दो फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि एम्प्लॉयज़ इनकरेज होगा, इनकरेज मतलब उत्साहित होगा, अरे यार मैनेजमेंट तो हमसे पूछता है यार कोई डिसीजन लेने से पहले। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन अच्छा बनेगा, क्योंकि सिंपल है, स्मूथ रिलेशन बनेगा। आप अपने साइड से कुछ भी रूल बना के डाल देंगे तो एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी हैप्पी फ्रॉम यू। अगर आप उनसे पूछ के बातें करके अगर आप डिसीजन लेंगे तो एम्प्लॉय डेफिनेटली विल बी हैप्पी देयर। तो आप नीचे देख सकते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ सब लोग एक साथ मिलकर डिसीजन लेने चाहिए। वर्कर शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। इनकरेज मतलब उत्साहित करना, हम वर्कर को उत्साहित करने चाहिए ताकि वो मैनेजमेंट में आके पार्टिसिपेट करे। इट विल रेज देयर मोरल एंड ब्रिंग लॉयल टूवर्ड द बिजनेस। उनका मोरल बढ़ेगा, मोरल मतलब उनकी काम करने की इच्छा बढ़ेगी। एंड दे विल लॉयल मतलब ईमानदार, वो बिजनेस के लिए भी ईमानदार रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो अपने बिजनेस को अपना समझने लगेंगे, क्योंकि सारा डिसीजन उनसे भी पूछा जाता है। मतलब दे विल थिंक दैट यार बिजनेस अपना है, अपने को अपना समझता है तो हम भी उसे अपना समझेंगे। इट विल ऑल्सो क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। ये आपको मैंने पहले ही बोला, अगर ऐसा सिस्टम रहेगा तो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन बहुत ही बढ़िया मेंटेन होगा। तो सिंपल इस स्लाइड का मतलब है कि कोई भी डिसीजन अगर मैनेजमेंट लेता है तो उसमें वर्कर का भी पार्टिसिपेशन ले, मतलब वर्कर से भी उसके बारे में उनकी राय पूछे। नाउ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग।
एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे यह नहीं है कि उनको हम ओसी बैठ के पढ़ाएंगे एम्प्लॉयज़ को, एसपी बैठ के पढ़ाएंगे या मैथ्स पढ़ाएंगे या इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का मतलब वही होता है कि उनको काम के बारे में बताना, काम के बारे में सिखाना। आप बोलेंगे सर सिखाने की ज़रूरत क्या है, वो करते करते सीख जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दिस। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में बिना ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए सिखाए अगर बिठा दिया जाए तो आपके पास क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। सबसे पहली बात, आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। एंड इवन दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ आता होगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रीज़न देयर क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपको सिखा के भेजा जाए तो वापस दो चीज़ें, आप लिखेंगे और सेकेंड चीज़ आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा, क्योंकि आपको पता है यार ये तो मैं सीख कर आया हूँ यार, ठीक है थोड़ा कम भी आता रहेगा बट आप उससे ज़्यादा लिख पाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करने का, उनको एजुकेशन देने का, समय समय में उनको काम के बारे में ट्रेनिंग देने का। इससे हमें वापस से फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, कॉन्फिडेंस हमारे एम्प्लॉयज़ का बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मतलब उनकी जो वी कैन से जो सोच है वो चेंज हो जाएगी, यार हम लोग यस वी कैन डू इट, उनके माइंड में ऐसा आएगा। एंड सेकेंड चीज़, अगर उनके यहाँ अगर उनका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो डेफिनेटली उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। एंड प्लस उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड हैं तो हम मार्केट में किसी के भी साथ कंपटीशन फेस कर सकते हैं। हम किसी के बाप से भी नहीं डरेंगे। सिंपल बात है। देखिए सिंपल, अगर हमारे टीम के प्लेयर अच्छे हैं तो हम किसी से मैच खेलने में क्यों डरेंगे। सी दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू एजुकेट द एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करने की कोशिश। एजुकेट मतलब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, एजुकेशन मतलब कंपनी के बारे में, कंपनी के काम के बारे में सिखाना। ट्रेनिंग ब्रिंग कॉन्फिडेंस एमंग द एम्प्लॉयज़ एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। वेल ट्रेन एम्प्लॉयज़ हेल्प टू फेस कॉम्पिटिशन। और एम्प्लॉय जितना ज़्यादा ट्रेंड रहेगा उतना आसानी से हम भी दूसरों से लड़ सकते हैं, आई मीन कॉम्पिटिशन फेस कर सकते हैं। तो कहने का मुद्दा इस स्लाइड में इतना सा ही है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस जनरेट रहे, और उनका कॉन्फिडेंस जनरेट रहेगा तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हम मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन फेस कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं वो लोग उनको काम के बारे में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर। देखिए अगर आपके कंपनी में झगड़े होते हैं, आई कैन से दैट कि एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के बीच में झगड़ा होता है या एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा होता है, तो यू नीड नॉट बी नर्वस अबाउट दैट कि यार मेरे कंपनी के अंदर झगड़े हो रहे हैं। दिस इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। इंसान है तो लड़ेगा आपस में, दैट इज़ नॉट नथिंग इज रॉन्ग ओवर देयर, वो लड़ेगा। आप नीचे देख सकते हैं वो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में, आपस में एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़े हो सकते हैं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। बट क्वेश्चन मार्क इज़ हियर कि उस झगड़े को बढ़ने दिया जाए कि सुलझा दिया जाए। तो डेफिनेटली आंसर इज देयर, उसको सुलझा दिया जाए। याद रखिए जितना जल्दी झगड़े को सुलझाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप झगड़े को बढ़ने का मौका देंगे तो हो सकता है कि आपकी कंपनी को बर्बाद कर दे। मैं एक सिंपल, आप बोलेंगे सर दो एम्प्लॉयज़ का झगड़ा क्या कर सकता है, दो एम्प्लॉयज़ का झगड़ा बहुत कुछ कर सकता है। कंपनी के अंदर ग्रुपिज्म बना सकता है। ग्रुपिज्म मतलब पूरी कंपनी में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, उनके बीच में आपस में झगड़े होंगे, हड़ताल पे जाएंगे, कंपनी बंद हो सकती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, डोंट इग्नोर दिस थिंग्स कि भाई छोटा झगड़ा है। याद रखना किसी जंगल को जलाने वाली आग कभी भी एक छोटी सी चिंगारी होती है। एक छोटी सी चिंगारी अगर उसे वहीं पे कंट्रोल कर दिया जाए बेस्ट, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इतना बाहर हो जाती है पहुँच के कि उसे लोग चाह के भी नहीं बुझा सकते। तो उसी तरीके से अगर कोई भी झगड़ा है आपकी कंपनी के अंदर तो उसका प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर होना चाहिए। ग्रीवेंस प्रोसीजर का मतलब झगड़े को सॉल्व करने का सही प्रोसीजर होना चाहिए, और ऐसे सॉल्व करो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ भेदभाव हुआ है। ऑल पीपल शुड बी सेटिस्फाइड। और याद रखिए कंप्लेन को क्विकली सॉल्व करना, वेट मत करो झगड़े करें तो जब एक दूसरे का सर फोड़ेंगे तब हम जाएंगे, नहीं, आपको जितना जल्दी हो सके उस कंप्लेन को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, देयर शुड बी प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर टू सॉल्व द एम्प्लॉयज़ कंप्लेन। अगर एम्प्लॉयज़ का कोई कंप्लेन है तो उसे सॉल्व करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। ऑल कंप्लेन शुड बी सॉल्व क्विकली। कोई भी कंप्लेन हो इमीडिएटली सॉल्व करो। द एम्प्लॉयज़ मस्ट फील सेटिस्फाइड एंड दे शुड नॉट फील अ बायस। एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड लगना चाहिए। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होने चाहिए आपके फैसले से। दे शुड नॉट फील बायस। बायस मतलब भेदभाव। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इनके गांव वाला है, इनके घर का है, इनके बाजू का है, इसलिए इसके लिए डिसीजन लिया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, ऐसा नहीं लगना चाहिए। दोनों ही सेटिस्फाइड होने चाहिए, दोनों को लगना चाहिए हाँ भाई जो हुआ वो राइट डिसीजन लिया गया। तो इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है आपके कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार के कंप्लेन को सॉल्व करने का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए। कंप्लेन तुरंत सॉल्व होनी चाहिए और ऐसी सॉल्व होनी चाहिए कि दोनों ही पार्टीज़ को खुशी हो, दोनों ही पार्टीज़ बायस मतलब भेदभाव फील ना करें। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन एंड ट्रेड यूनियन। ध्यान दीजिए आपको एक ट्रेड यूनियन बनाना है। ट्रेड यूनियन का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप बनाइए उनका। यू डोंट गो फॉर द डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों का सिद्धांत नहीं फॉलो करना, डिवाइड एंड रूल। उनको आपस में तोड़ना नहीं बल्कि उनको जोड़ना है। अब आप बोलेंगे क्यों, मैं बताता हूँ।
आपको वर्कर का एक यूनियन बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, ताकि वो अपनी डिमांड आपके सामने ला के रख सके। कभी एक अकेला एम्प्लॉय अपनी डिमांड ला के आपके सामने नहीं रख सकता, क्योंकि वो डरेगा कि भाई मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब आप उनका ट्रेड यूनियन बनाएंगे तो क्या करेंगे, वह आपके सामने एक साथ कलेक्टिवली ला के अपना डिमांड रख सकते हैं और आपसे सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन एक बात वापस ध्यान दीजिए, अब कंपनी की जिम्मेदारी यह बनती है कि एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेड यूनियन बनाए, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ की भी जिम्मेदारी यह बनती है कि उस ट्रेड यूनियन का गलत फ़ायदा ना उठाए। अदरवाइज़ होता क्या है, कंपनी ने ट्रेड यूनियन अगर बना दिया तो एम्प्लॉयज़ उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत गलत डिमांड लेकर आते हैं, हमारी पगार डबल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अदरवाइज़ हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, लॉकआउट कर देंगे। ऐसी डिमांड्स नहीं आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए, मैं अगर मान लो कॉलेज में या क्लास में मैं बोलूँ आपको कि भाई आप लोग आपस में ग्रुप बना के रखो, जिससे कि आप लोग देखिए कैसा है, एक बच्चा कोई आके बोलेगा यार वो सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। बट स्टिल अगर सारे बच्चे आके बोलेंगे कि सर वो सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो फिर सुनना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर सारे लोग जाएंगे तो ही मैनेजमेंट से अपनी डिमांड मंगवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, अब देखिए जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चों का मैंने एक ग्रुप बना दिया, अब सारे बच्चे, उनकी जिम्मेदारी कि वो अपना राइट चीज़ डिमांड करें। जैसे एग्जांपल, सर हमारा कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर रख दिया जाए, सर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लें। अदरवाइज़ पता चला सब आके बोले कि सर हमें तो हर हफ्ते में 2 दिन छुट्टी चाहिए, तो वो लोग फिर गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है, अगर एम्प्लॉयज़ का एक कमिटी बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया, एक यूनियन बनाया गया, तो एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी है कि वह लोग मिलजुल कर कंपनी के लिए काम करना चाहिए, उसका गलत फ़ायदा उठाने नहीं चाहिए। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों मिलजुल कर ये बात डिसाइड करनी चाहिए कि भाई हम लोग कभी बैन नहीं करेंगे, कभी स्ट्राइक नहीं करेंगे, कभी लॉकआउट नहीं करेंगे। रीज़न इज देयर, क्योंकि जब लॉकआउट, स्ट्राइक या कुछ ऐसा होता है तो नुकसान दोनों का होता है, कंपनी का भी, एम्प्लॉयज़ का भी। सिंपल है, एम्प्लॉयज़ काम पे नहीं जा रहे हैं तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, और जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी अपने घर से थोड़ी एम्प्लॉयज़ को पगार देने वाली है, तो नुकसान दोनों को होता है। सी दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉग्नाइज वर्कर्स यूनियन सो दे कैन डिमांड देयर राइट्स। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, वर्कर का यूनियन बनाना चाहिए, ताकि वो अपने अधिकारों को रख सकें सामने। मैनेजमेंट शुड नॉट अलाउ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मैनेजमेंट को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कभी भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री टू बैन स्ट्राइक्स। कभी भी मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई हम लोग स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, लॉकआउट्स नहीं करेंगे। प्रोटेक्ट ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज़, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज़। इंटरेस्ट मतलब फ़ायदा, दोनों ही पार्टीज़ के फ़ायदे का प्रोटेक्शन करेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे। दोनों पार्टीज मतलब किसका, ऐसा काम करेंगे कि वर्कर को भी फ़ायदा और बिजनेस को भी फ़ायदा। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको क्या करना है, ट्रेड यूनियन बनाना है, ट्रेड यूनियन बना के सब लोग मिलजुल कर साथ में रहना है। डिवाइड एंड रूल मैनेजमेंट को नहीं करना चाहिए, वो अलग अलग नहीं करना चाहिए, लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए। एंड उसके अलावा दोनों मिलजुल कर एक बात डिसाइड करनी चाहिए कि वो लोग कभी बैन, स्ट्राइक, लॉकआउट ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी। देखिए कोई भी वर्कर जहाँ पे ज्वाइन होता है वो कभी भी उसी पोस्ट पे हमेशा नहीं रहना चाहता, वो हमेशा चाहता है कि उसका कुछ प्रमोशन हो, कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उनको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि भाई आगे बढ़ने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहें। वह हमेशा भी समझिए कि अभी कोई आपके यहाँ 12th पास बच्चे ने ज्वाइन किया है एक जॉब एज अ क्लर्क, और समझ लीजिए वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बनने के लिए ग्रेजुएशन किया, तो आप उससे बोल के रखोगे भाई तू ग्रेजुएशन कर ले तो यहाँ पे तू एग्जीक्यूटिव बन सकता है, उसके बाद तू एमबीए कर ले तो यहाँ पे मैनेजर बन सकता है। तो उसको आप ऐसा बताओ ताकि अपना स्किल डेवलप करे, अपना एक्सपीरियंस डेवलप करे, अपना क्वालिफिकेशन डेवलप करे, और आपके कंपनी के अंदर अपना प्रमोशन और करियर उसे नज़र आना चाहिए। तो ही आपके यहाँ वो डेडिकेशन से काम करेगा, मोटिवेशन से काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेट करना है, उनको प्रमोशन के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए, उनके करियर अपॉर्चुनिटी के लिए। सी दैट बिजनेस शुड ऑफर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रमोशन टू देयर टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए लगातार अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, मौका देना चाहिए प्रमोशन का, करियर का। दे शुड गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रमोशन। उनको बताना चाहिए भाई प्रमोशन के लिए क्या चाहिए, क्या क्या स्किल चाहिए, क्या क्या टैलेंट चाहिए, ताकि उनको पता रहे, उस हिसाब से वो मेहनत करें। अदरवाइज आप 6 साल से उनको प्रमोशन ही नहीं दे रहे हो, वो आपसे पूछे भाई प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हो, तो आपने बताया कि यार अगर आप ग्रेजुएशन होते तो आपको प्रमोशन मिल जाता। अरे 6 साल चला गया और 3 साल में ग्रेजुएशन कर लेता 12th के बाद, लेकिन आपने उसको बताया नहीं था। तो आप उसे पहले ही बता के रखो भाई तू ये करेगा तो तेरा ऐसा होगा, तो वो क्या होगा, मोटिवेटेड रहेगा।
इट विल इंक्रीज अवेयरनेस एमंग द एम्प्लॉयज़। इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में अवेयरनेस जनरेट होगा एंड दे विल बी मोटिवेटेड टू टेक एफर्ट, और वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा एफर्ट लेंगे। सिंपल। अब इस स्लाइड का मतलब इतना सा है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन और कैरियर की अपॉर्चुनिटी देनी है, मौका देना है। क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल, क्या नॉलेज की ज़रूरत है, आप उसे बताओ, गाइड करो, ताकि उस स्किल, गाइडेंस और नॉलेज के साथ वो आए और अपने आप को आगे लेकर जाए, साथ साथ अपने आपके बिजनेस को भी आगे लेकर जाए। चलिए, तो अब तक हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। पहली बात, ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, मतलब एक एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी, सॉरी एम्प्लॉयज़ के लिए बिजनेस की जिम्मेदारी क्या होती है। तो सबसे पहला, जॉब सिक्योरिटी। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा समय तक टेम्पररी नहीं रखना है, जल्द से जल्द परमानेंट कर देना है, ताकि पूरे मोटिवेशन से काम करें, डेडिकेशन से काम करें। फेयर रेमुनेशन, आपको उचित पगार देना है, समय समय पर उसको बोनस, इंसेंटिव्स, अच्छा काम करा उसको एक्स्ट्रा थोड़ा इंसेंटिव देना है। गुड वर्किंग कंडीशन, आपको उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन देना। अच्छा वर्किंग कंडीशन का मतलब सैनिटेशन फैसिलिटी का बंदोबस्त होना चाहिए। सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई, वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा का बंदोबस्त होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, तो उसको एक पीने के लिए पानी होना चाहिए, तो उसको एक अच्छा वर्किंग कंडीशन आप दो। प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रोवाइड सेफ्टी में से आपको उसके हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान देना है। हेल्थ मतलब जैसे भी बताया, पीने के लिए साफ़ पानी होना चाहिए, उसके लिए खाने का बंदोबस्त हो, कैंटीन हो साफ़, तो अच्छी बात है। उसके अलावा सेफ्टी मेजर्स में क्या है, जैसे अभी कोई पर्सन बिल्डिंग पे आता है, उसको सीट बेल्ट, उसको बेल्ट होता है, सेफ्टी बेल्ट जिसे हम बोलते हैं, वो दे सकते हैं आप। वो उसको कैप दे सकते हैं, ताकि सर पे कुछ पत्थर उत्थर उसके ना लगे। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, अगर कोई भी डिसीजन मैनेजमेंट लेता है तो उसमें वर्कर का भी पार्टिसिपेशन हो। इससे क्या होगा, वर्कर ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, काम करने की एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना है, इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे बिजनेस का इंप्रूवमेंट होगा। प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर, देखिए मैंने अभी बोला, झगड़े हर जगह हो सकते हैं, लेकिन उन झगड़ों को सॉल्व करवाना ज़रूरी है। याद रखिए, अगर कोई भी ग्रीवेंस है तो वो क्विकली सॉल्व होना चाहिए। क्विकली मतलब तुरंत सॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो याद रखिए, प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करना है, और ऐसा सॉल्व करना है कि वहाँ पे किसी को बायस मतलब किसी को भी भेदभाव नज़र आना नहीं चाहिए। रिकॉग्निशन एंड ट्रेड यूनियन, आपको ट्रेड यूनियन बनाना है, ट्रेड उनका एक वर्कर का ग्रुप बनाना है, ताकि वो आपके सामने आके अपने डिमांड्स, अपने राइट्स आपके सामने रख सकें। वापस एक चीज़ मैं बताता हूँ, उनको भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए वर्कर को, वह सही बातें ही कंपनी के सामने ला के रखें। दोनों को, वर्कर और मैनेजमेंट दोनों को मिलजुल कर यह डिसाइड करना है कि भाई हम लोग कभी स्ट्राइक नहीं करेंगे, कभी लॉकआउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है क्या चीज़ें की, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से स्किल की ज़रूरत है, कौन से टैलेंट की ज़रूरत है प्रमोशन के लिए आपके बिजनेस के अंदर, ताकि आपका एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहे, वो स्किल, वो टैलेंट, वो क्वालिफिकेशन वो लेता रहे, ताकि आपके बिजनेस के अंदर उसको अपना करियर, अपनी अपॉर्चुनिटी नज़र आनी चाहिए। इस तरीके से ऑलमोस्ट मैंने आपको अपने तरफ से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ का। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल रिप्लाई दैट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।